राष्ट्रीय सुरक्षा, ये शब्द सुनते दिमाग में क्या आता है? टैंक, लड़ाकू विमान, सीमाओं पर तैनात सैनिक, है ना? हाँ। अक्सर किसी भी बहस को खत्म करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल एक तुरुप के पत्ते की तरह होता है। जी हाँ। जैसे ही कोई कहता है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, सब चुप। बिल्कुल। और एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि ये कोई बहुत ही गुप्त और खतरनाक चीज है। हाँ, जिसमें आम नागरिक की कोई भूमिका नहीं है, कोई राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज हम जिन स्रोतों की पड़ताल कर रहे हैं वे इसी धारणा को चुनौती देते हैं। वो पूछते हैं कि सुरक्षा का असली मतलब क्या है। अच्छा, क्या ये सिर्फ बाहरी हमलों से बचना है या इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है? तो चलिए इसी जटिल सवाल को परत दर परत खोलते हैं। आज हम सुरक्षा की पारंपरिक सोच से शुरू करके उसके गैर पारंपरिक और ज्यादा मानवीय पहलुओं को समझेंगे। और ये भी देखेंगे कि इन सब के बीच भारत अपनी सुरक्षा को कैसे देखता है। हाँ, क्योंकि आज के दौर में एक देश के लिए सबसे बड़ा खतरा शायद सीमा पर खड़ी सेना न हो। बिल्कुल। तो सबसे पहले सुरक्षा की पारंपरिक धारणा पर ही आते हैं, जो हम सब जानते हैं, यानी सैन्य खतरों से देश की रक्षा। हाँ, हमारे स्रोत कहते हैं कि इसमें सबसे बड़ा खतरा किसी दूसरे देश का हमला होता है। हाँ, क्योंकि हमला किसी देश के जो मूल सिद्धांत हैं उन पर चोट करता है, जैसे कि उसकी संप्रभुता, उसकी आजादी और उसकी क्षेत्रीय अखंडता। और जब ऐसा खतरा मंडराता है तो किसी भी सरकार के पास मोटे तौर पर 3 ही रास्ते होते हैं। 3 रास्ते? एक, या तो आप आत्मसमर्पण कर दो, या फिर निवारण यानी डिटरेंस की नीति अपनाओ। डिटरेंस मतलब सामने वाले को इतना डरा दो कि वो हमला करने की हिम्मत ही ना करे। सही। उसे ये यकीन दिला दो कि जंग की कीमत फायदे से कहीं ज्यादा होगी। और तीसरा विकल्प है रक्षा, यानी अगर हमला हो ही जाए तो अपना बचाव करना। और इसी सोच से एक और दिलचस्प बात निकलती है जिस पर दुनिया की राजनीति सदियों से चल रही है। शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर। बिल्कुल। देश हमेशा ये देखते रहते हैं कि पड़ोसी देश उनसे ज्यादा ताकतवर ना हो जाए, चाहे वो सैन्य ताकत हो, आर्थिक हो या तकनीकी, हर तरह से। और अगर कोई देश ज्यादा ताकतवर हो भी जाए तो दूसरे देश मिलकर गठबंधन मतलब अलायंसेस बना लेते हैं। हाँ, ताकि वो संतुलन बना रहे। लेकिन इन स्रोतों में एक बहुत सटीक उदाहरण दिया गया है जो दिखाता है कि ये गठबंधन कितने अस्थायी होते हैं। आप अमेरिका और अफगानिस्तान वाले उदाहरण की बात करिए, है ना? हाँ, वही। 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका ने अफगानिस्तान में इस्लामी लड़ाकों को हर तरह की मदद दी। वो उनके सहयोगी थे। लेकिन 9/11 के हमलों के बाद वही अमेरिका उन्हीं समूहों पर हमला कर देता है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ स्थायी राष्ट्रीय हित होते हैं। बात तो सही है, लेकिन ये तो हुई एक देश की दूसरे देश से लड़ाई की बात। क्या हो अगर सबसे बड़ा खतरा देश के बाहर नहीं बल्कि देश के अंदर ही हो? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, खासकर हमारे जैसे विकासशील देशों के लिए। क्यों? स्रोत बताते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और पश्चिमी यूरोप जैसे जो शक्तिशाली देश थे, उन्हें लगा कि उनकी आंतरिक सुरक्षा तो लगभग पक्की है। उन्हें अपने देश के अंदर किसी बड़े विद्रोह या हिंसा का डर नहीं था। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने अपना पूरा ध्यान बाहरी खतरों पर लगा दिया, जैसे सोवियत संघ के साथ चल रहा शीत युद्ध। लेकिन एशिया और अफ्रीका के नए नए आजाद हुए देशों की कहानी बिल्कुल अलग थी। उनके लिए तो चुनौतियां दोहरी थीं। एकदम। एक तरफ तो उन्हें अपने पड़ोसी देशों से सीमाओं और इलाकों को लेकर सैन्य संघर्ष का डर था, जैसा भारत को पाकिस्तान और चीन से रहा। हाँ, और दूसरी तरफ उन्हें अपने ही देश के भीतर चल रहे अलगाववादी आंदोलनों से भी निपटना था, जो अलग देश बनाना चाहते थे। बाहरी और आंतरिक खतरे आपस में मिल जाते हैं। ये तो भारत के लिए बहुत जानी पहचानी स्थिति लगती है। हाँ, नागालैंड, मिजोरम से लेकर पंजाब और कश्मीर तक भारत ने इन चुनौतियों का सामना किया है। और ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। स्रोत में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। क्या? आज दुनिया में होने वाले 95% से ज्यादा सशस्त्र संघर्ष देशों के बीच नहीं बल्कि एक ही देश के भीतर हो रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? 95%। हाँ। यानी गृह युद्ध। 1946 से 1991 के बीच गृह युद्धों की संख्या में 12 गुना की बढ़ोतरी हुई। 12 गुना? तो इसका मतलब यह है कि पारंपरिक सुरक्षा जो सिर्फ बाहरी हमलों पर ध्यान देती है, वो आज की दुनिया की पूरी तस्वीर नहीं दिखाती। बिल्कुल। और यहीं से शायद गैर पारंपरिक सुरक्षा की धारणा सामने आती है। सही। गैर पारंपरिक सुरक्षा का विचार इस बुनियादी सवाल को ही पलट देता है। कैसे? ये नहीं पूछता कि राज्य की सुरक्षा कैसे हो, बल्कि ये पूछता है कि किसकी सुरक्षा। अच्छा। क्या एक देश की सीमाओं को सुरक्षित कर लेना ही काफी है, अगर उस सीमा के अंदर रहने वाले लोग सुरक्षित महसूस ना करें?
स्रोत में एक बहुत मार्मिक और सीधी बात लिखी है। एक सुरक्षित राज्य का मतलब अपने आप में सुरक्षित लोग नहीं होता। और इसके पीछे का तर्क दहला देने वाला है। पिछले 100 सालों में जितने लोग विदेशी सेनाओं के हाथों मारे गए हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग अपनी ही सरकारों के हाथों मारे गए हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें मानव सुरक्षा यानी ह्यूमन सिक्योरिटी के विचार की ओर ले जाती है। मानव सुरक्षा। हाँ, मानव सुरक्षा का मानना है कि सुरक्षा का केंद्र बिंदु राज्य नहीं बल्कि व्यक्ति होना चाहिए। इसके भी दो दृष्टिकोण हैं। एक संकीर्ण दृष्टिकोण है जो कहता है कि लोगों को आंतरिक हिंसा से बचाना ही मानव सुरक्षा है। ठीक है। लेकिन एक व्यापक दृष्टिकोण भी है। और वो क्या कहता है? वो भुखमरी, बीमारी और प्राकृतिक आपदाओं जैसे खतरों को भी इसमें शामिल करता है। लेकिन अगर हम भुखमरी और बीमारी को भी सुरक्षा का खतरा मानने लगे तो क्या इसका दायरा इतना बड़ा नहीं हो जाएगा कि सुरक्षा शब्द का कोई मतलब ही न रह जाए? मतलब क्या हर समस्या एक सुरक्षा समस्या है? ये एक बहुत वाजिब आलोचना है, लेकिन जो व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक हैं उनका तर्क है कि युद्ध, आतंकवाद और नरसंहार से कुल मिलाकर जितने लोग मरते हैं उससे कहीं ज्यादा लोग हर साल भुखमरी, महामारी और प्राकृतिक आपदाओं से मरते हैं। बिल्कुल। तो असली खतरा क्या हुआ? उनकी नजर में मानव सुरक्षा का मतलब सिर्फ भय से मुक्ति नहीं बल्कि अभाव से मुक्ति भी है। फ्रीडम फ्रॉम फियर और फ्रीडम फ्रॉम वांट। सही। और इसी से जुड़ा एक और विचार है वैश्विक सुरक्षा यानी ग्लोबल सिक्योरिटी। ये क्या है? ये विचार 1990 के दशक में तब उभरा जब दुनिया के सामने ऐसी चुनौतियां आई जिनसे कोई भी देश अकेले नहीं निपट सकता था। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद या एड्स और कोरोना जैसी महामारियां। ये किसी एक देश की समस्या नहीं है, ये पूरे मानवता के लिए खतरा है। हाँ, स्रोत में ग्लोबल वार्मिंग का एक उदाहरण है जो इसकी गंभीरता को दिखाता है। कौन सा? अगर समुद्र का स्तर सिर्फ 1.5-2 मीटर बढ़ जाए तो बांग्लादेश का 20% हिस्सा पानी में डूब सकता है। 20%? और मालदीव जैसे देशों का तो शायद अस्तित्व ही खत्म हो जाए। अब ये एक पारंपरिक सैन्य हमले से कम बड़ा खतरा तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। और यही हमें खतरों के नए स्रोतों की ओर ले जाता है। आतंकवाद तो है ही। हाँ, जो जानबूझकर आम नागरिकों को निशाना बनाता है ताकि समाज में डर फैले और वो अपनी राजनीतिक मांगे मनवा सके। लेकिन इसके अलावा भी कई खतरे हैं जिन पर स्रोत ध्यान दिलाते हैं, जैसे वैश्विक गरीबी। गरीबी एक आर्थिक या सामाजिक समस्या है, लेकिन ये सुरक्षा का खतरा कैसे बन जाती है? स्रोत दिखाता है कि ये खतरे अलग अलग नहीं हैं बल्कि एक दूसरे को जन्म देते हैं, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। अच्छा। दुनिया में अमीर और गरीब देशों के बीच की खाई लगातार बढ़ रही है। अत्यधिक गरीबी और जनसंख्या वृद्धि मिलकर गरीब देशों को और गरीब बना रहे हैं। और इसका नतीजा? दुनिया के ज्यादातर सशस्त्र संघर्ष आज उप सहारा अफ्रीका में हो रहे हैं, जो दुनिया का सबसे गरीब इलाका है। तो गरीबी हताशा और अस्थिरता को जन्म देती है और वो संघर्ष के लिए जमीन तैयार करती है। और यही गरीबी फिर बड़े पैमाने पर पलायन यानी माइग्रेशन का कारण बनती है। लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरे देशों में जाते हैं। सही कहा। और इससे उन देशों में राजनीतिक और सामाजिक तनाव पैदा होता है। स्रोत यहाँ प्रवासी यानी माइग्रेंट्स और शरणार्थी यानी रेफ्यूजीज के बीच का कानूनी फर्क भी बताता है। हाँ, ये जरूरी है। शरणार्थी वो हैं जो युद्ध या उत्पीड़न से बचने के लिए भाग रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत देशों को उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन प्रवासी वो हैं जो बेहतर आर्थिक अवसरों के लिए देश छोड़ते हैं और उन्हें स्वीकार करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। यहाँ एक और चौंकाने वाली बात है। स्रोत कहता है कि अगर आप दुनिया में संघर्ष वाले इलाकों का नक्शा और शरणार्थियों के प्रवाह का नक्शा एक दूसरे पे रखें तो वो लगभग एक जैसे दिखेंगे। हाँ, ये दिखाता है कि ये दोनों चीजें कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। और आखिर में आती हैं स्वास्थ्य महामारियां, HIV, एड्स, सार्स, बर्ड फ्लू और हाल ही में हमने कोरोना का कहर देखा। आज की दुनिया में जहां व्यापार, पर्यटन और लोगों की आवाजाही इतनी ज्यादा है, कोई भी बीमारी एक जगह तक सीमित नहीं रहती। वो पलक झपकते ही पूरी दुनिया में फैल जाती है। किसी एक देश की विफलता पूरी दुनिया की विफलता बन जाती है। तो ये तो एक बहुत ही जटिल और डरावनी तस्वीर है। पारंपरिक सैन्य खतरों से लेकर जलवायु परिवर्तन, गरीबी और महामारियों तक। अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं और सवाल पूछते हैं, भारत इन सबसे कैसे निपटता है? भारत की सुरक्षा रणनीति क्या है? हमारे स्रोत भारत की सुरक्षा रणनीति को 4 मुख्य हिस्सों या पहलुओं में बांटते हैं। ये चारों मिलकर भारत की पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों तरह की चुनौतियों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो पहला पहलू क्या है? पहला पहलू सबसे पारंपरिक है,
अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना। ये तो जरूरी था। हाँ, क्योंकि आजादी के बाद से ही भारत के अपने पड़ोसियों, खासकर पाकिस्तान और चीन के साथ संघर्ष हुए हैं। पाकिस्तान के साथ तो 1947-48 से लेके 1999 के कारगिल युद्ध तक कई लड़ाइयां हुईं। और चीन के साथ 1962 में युद्ध हुआ। भारत परमाणु सशस्त्र देशों से घिरा हुआ है, इसलिए इसी संदर्भ में भारत सरकार ने 1998 के परमाणु परीक्षणों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। ठीक है, तो अपनी सैन्य ताकत बढ़ाना पहला स्तंभ हुआ। दूसरा क्या है? दूसरा स्तंभ है अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संस्थानों को मजबूत करना। ये भारत की विदेश नीति की शुरुआत से ही एक अहम हिस्सा रहा है। नेहरू के समय से ही। हाँ, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई एकजुटता, उपनिवेशवाद की समाप्ति, निरस्त्रीकरण और संयुक्त राष्ट्र को मजबूत करने की वकालत की। भारत ने हमेशा एक ऐसी परमाणु व्यवस्था की मांग की है जहां किसी के साथ भेदभाव ना हो। और हाल के दिनों में भी ये नजर आता है, जैसे भारत ने 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। हाँ, जो ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। तो ये दिखाता है कि भारत मानता है कि कुछ लड़ाइयां अकेले नहीं बल्कि मिलकर ही जीती जा सकती हैं। बिल्कुल। अब आते हैं तीसरे पहलू पर, जो देश के अंदर की सुरक्षा चुनौतियों से जुड़ा है, जिसकी बात हम पहले भी कर रहे थे। हाँ, नागालैंड, कश्मीर और पंजाब जैसे इलाकों में समय समय पर उग्रवादी समूहों ने भारत से अलग होने की कोशिश की है। और इनसे निपटने के लिए भारत ने सिर्फ सैन्य बल का ही इस्तेमाल नहीं किया। तो फिर क्या किया? अपनी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को एक उपकरण की तरह इस्तेमाल किया। अच्छा। में हिस्सा लेने का मौका देती है। बातचीत और समावेश को भी सुरक्षा की रणनीति का हिस्सा बनाया गया। और चौथा और आखिरी स्तंभ, वो है आर्थिक विकास। भारत की रणनीति में हमेशा ये माना गया है कि असली सुरक्षा तब तक नहीं आ सकती जब तक देश की एक बड़ी आबादी गरीबी और भारी आर्थिक असमानता का शिकार हो। ये सीधे सीधे मानव सुरक्षा के विचार से जुड़ता है। बिल्कुल, कि भूखे पेट कोई भी नागरिक सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। इसलिए एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था बनाना जो विकास के साथ साथ मानव कल्याण पर भी ध्यान दे, भारत की सुरक्षा रणनीति का एक अभिन्न अंग है। तो संक्षेप में भारत की रणनीति एक तरह का संतुलन है। एक तरफ हार्ड पावर यानी सैन्य ताकत का निर्माण और दूसरी तरफ सॉफ्ट पावर यानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, लोकतंत्र और आर्थिक विकास पर जोर। सही कहा। इसका सार यही है कि सुरक्षा अब कोई एक आयामी विचार नहीं रह गया है। ये संदर्भ पर बहुत निर्भर करता है। मतलब मालदीव के लिए सबसे बड़ा खतरा ग्लोबल वार्मिंग है, तो दक्षिणी अफ्रीका के किसी देश के लिए शायद HIV, एड्स। और इन नए गैर पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए टैंक और मिसाइलें काफी नहीं हैं। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, आपसी विश्वास और एक साझा जिम्मेदारी की भावना की जरूरत है। तो हमने सेनाओं और सीमाओं वाली सुरक्षा की क्लासिक धारणा से शुरू करके एक बहुत व्यापक और मानवीय अवधारणा तक का सफर तय किया। स्रोत एक दिलचस्प बात कहते हैं कि किसी मुद्दे को सुरक्षा का मुद्दा तभी माना जाना चाहिए जब वो किसी देश या समुदाय के अस्तित्व के लिए ही खतरा बन जाए। हाँ। इस परिभाषा को ध्यान में रखते हुए एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज हमारे समाज के लिए सबसे बड़ा अस्तित्व का खतरा क्या है जिस पर हम शायद पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या वो कोई हथियार है या कोई वायरस या फिर कोई अनदेखी चीज जैसे गलत सूचना और नफरत जो किसी समाज के भरोसे और एकता जैसे मूल मूल्यों को भीतर से ही खोखला कर रही है?